तो आज की क्लास थी पहले का देख लेते हैं। पहला कितना हो गया था। ठीक है। अभी तक जो हो गया था वो मोलरता तक हो गया था। मोलरता मोलरता के ये फार्मूला थे। फार्मूला से बाद हमने इसका एक सवाल भी हल कर लिया था। सवाल करने के बाद अब हमें मोलरता के बाद अगला है टॉपिक मोलरता। मोलरता जो है विलायक की 100 ग्राम, सॉरी सॉरी 1000 ग्राम या 1 किलो में घुलित विलेय की मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय में जितने मोल घुले हैं, विलेय के कितने मोल घुले हैं, ये हमें देखना होता है। इसमें विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। और विलेय के मोल, इसका फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में जितने विलेय के मोल घुले हैं विलाय उतने ही, उसको हम क्या कहते हैं? विलायक में जितने घुले हैं उसे हम मोललता कहते हैं। m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में दिया है तो उसे 1000 से भाग दे देते हैं, मतलब 1000 ऊपर आ जाएगा। दूसरा है फार्मूला m बराबर विलेय का मोल। मोल कैसे निकलते हैं? भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू w, इस तरह से ये फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले को रखकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम वाटर में घोला गया जाता है। घोला जाता है, घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें विलयन की मोललता पूछी है। क्या दी गई है? विलयन की मोललता। विलयन की मोललता तो कैसे निकलेगा इसमें? तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है? विलेय का भार दिया हुआ है 58.5 ग्राम। विलायक का भार दिया हुआ है 500 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए किलोग्राम में। तो 1000 से भाग दे देंगे इसे, तो आधा किलो है मतलब। और विलेय का अणुभार है 23, प्लस सोडियम का अणुभार 23 और क्लोरीन का अणुभार 35.5, 58.8, 58.5 इसका अणुभार हो जाता है। ठीक है। या तो यहीं पर इसे किलोग्राम बना लो, आधा किलोग्राम, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, बाद में हम 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ m बराबर, यहाँ क्या होगा? m बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या लिखनी है तो भार बटे अणुभार, स्मॉल w अपना स्मॉल m। और यहाँ पर लिखे विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है। तो किलोग्राम में लिखना है यहाँ पर। अब विलायक का भार किलोग्राम में बना लो इसे। 500 अपॉन 1000, 2 जीरो कट गए, 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम। अब W जो है ये स्मॉल w, ये 58.5 है। और स्मॉल m नीचे आ जाएगा। स्मॉल m कितना है? अणुभार 58.5 इंटू जो W है, W का मान क्या है? 1/2, तो 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब इसका, अब 58 से ये कट गया बराबर 2, इसका आंसर क्या हो गया? 2। 2 आंसर आएगा इसका। 2 मोल, विलेय के मोलों की संख्या होती है मोल अपॉन किलोग्राम, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये निकलेगा।
इसको निकालने का तरीका आप देख लें। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, पॉज करके देख लें, बढ़ते हैं आगे की ओर। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, किसी निश्चित ताप पर, मतलब कोई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लीजिए, निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में, अब 1 लीटर विलयन ले लीजिए आप, उसमें विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का नॉर्मेलिटी जब निकालते हैं तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसी ताप पर, नॉर्मल ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो याद रखना है, विलय के यहाँ पर ग्राम तुल्यांक रखी जाएगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या रखी जाएगी। तो यहाँ n नॉर्मेलिटी और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यहाँ पर विलयन है, विलायक नहीं है, विलयन है, विलयन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है? ये निकलती है विलय के द्रव्यमान बटे उसके तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे द्रव्यमान को, तो उस तुल्यांकों की संख्या निकल जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n बराबर क्या, भार, विलय का भार W अपॉन तुल्यांकों की, उसके क्या होता है, तुल्यांकी भार E, W अपॉन E। ठीक है, ये हो जाता है इसका। तो यहाँ पर W अपॉन E है तो W अपॉन E रख दिया, और यहाँ पर बिलियन के लीटर में बिलियन आएगा, W अपॉन E। ठीक है, और बिलियन लीटर में अगर ml में रखेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण को 1000 से भाग कर देंगे पूरे फार्मूले को, और n बराबर W अपॉन E इक्वल टू 1000 बटे V ml में। तुल्यांकी भार बराबर E बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार E कैसे निकलता है? तो इसे निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार को संयोजकता से भाग दे देंगे तो आप तुल्यांकी भार निकलेगा, और तुल्यांकी भार से आप भार को भाग दे देंगे तो आपका ग्राम तुल्यांक की मात्रा निकल जाएगी। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ग्राम ml जल में घोला जाता है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए। चलो यहाँ पर इतनी रहने दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जो कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 100 ml, तो विलयन का आयतन, विलयन का या विलायक का आयतन, विलयन या विलायक मतलब 100 ml है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया, तो ये विलयन का ही आयतन मानेंगे। आयतन बराबर 100 ml, और विलेय का द्रव्यमान का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम, और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकलता है निकालने के लिए अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता, ये तो बताया था ऊपर। अणुभार, अणुभार कितना है, 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेय का ही तो है ये, विलेय का तुल्यांकी भार 40 बटे संयोजकता, संयोजकता कितनी है इसकी, 1, संयोजकता कितनी है, 1, तो टोटल कितना हो गया, 40। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, n बराबर W अपॉन E इंटू 1000, ऊपर ग्राम में है ना बिलियन, 1000 अपॉन इसका आयतन ml में। ठीक है, W कितना दिया हुआ है, बार, वजन कितना दिया हुआ, भार 8 ग्राम, E तुल्यांक ग्राम तुल्यांकों की संख्या, E कितनी दी हुई है, 40, और 1000 तो इसलिए भाग दिया है क्योंकि इसे लीटर में बनाना है, और आयतन दिया हुआ है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी 8,
2। इसका आंसर क्या था? 2 ग्राम तुल्यांक। 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए मोल प्रभाज। इसके बाद क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है, अगला हेडिंग आएगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को कैसे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। एक बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। एक बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में अ, घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो एक घटक का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है ये? इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बिलियन में टोटल कितने मोल होते हैं, घटक के कितने मोलों की संख्या है, और बिलियन में कितने मोलों की संख्या है, इसका अनुपात निकाल लेंगे। यदि किसी बिलियन में बिले के मोलों की संख्या n है, बिले के मोलों की संख्या कितनी है? n, और बिलायक के मोलों की संख्या n है, तो ऊपर तो बिले का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? बिले बिले का निकालना है तो बिले के मोलों की संख्या लिख लेंगे स्मॉल n। अब टोटल मोलों की संख्या बिलियन में कितनी होगी? दोनों को बिलाए को बिले दोनों की घोल लेंगे। और स्मॉल एन कितने कैसे निकलता है? मोल मोलों की संख्या कैसे निकलती है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन उसका अणुभार से भाग देते हैं तब। और नीचे एन जो है बिलियन का, तो बिलियन का कैसे निकलेगा? कैपिटल डब्ल्यू अपन उसका अणुभार से भाग दे देंगे। तो क्या बनेगा? बिले के मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एल प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। विलायक का कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर विलायक का ऊपर लिख लेंगे, विलय की जगह पे विलायक का लिख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। और दोनों का जोड़, जैसे जोड़ पहला था वैसे ही जोड़ ये रहेगा। ये जोड़ ही तो है दोनों का, विलाय विलयन का। तभी तो बनेगा जब विलय के मोलों मोलों का टोटल मोलो और विलायक के टोटल मोल, इन दोनों का योग। फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला हमने बनाया है यहाँ पर, सॉरी फॉर्मूला ये बन गया। अब क्वेश्चन है हमारा 72 ग्राम वाटर और 46 ग्राम C2H5OH के बिलियन के दोनों के मोल प्रभावों की गणना कीजिए। तो मोल प्रभाव की गणना कीजिए दोनों के, बिलियन का भी और बिले का भी, दोनों के मोल प्रभाव बताने हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे बताए जाएंगे। भाई ये पहला है बिले के मोलों की, तो इसका देख लो। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। बिले का निकाल लेते हैं पहले। पहले क्या करते हैं? बिले का निकाल लेते हैं। तो बिले का कैसे निकलेगा? बिले के भार कितना है? 46 ग्राम। एल्कोहल को वाटर में घोला जाता है, बिले कौन सा है? 46 ग्राम। और बिलायक क्या है? 72 ग्राम। ठीक है। क्योंकि जो कम होता है वो बिलायक कहलाता है, और ये जिसके पास ज्यादा होते हैं वो बिलायक कहलाता है। तो C2H5 का अणुभार कितना होता है? C2H5OH का अणुभार कितना होता है? 46। और H2O का अणुभार कितना होता है? 18। ये तो तुम्हें पता ही है। अब विलेय के मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज निकालना है। विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकलेगा? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन सॉरी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 46 अपॉन, और इसका अणुभार कितना है? 46। 46 ही ग्राम है और 46 ही अणुभार है, बटे दोनों का योग। दोनों का योग मतलब इन दोनों का योग। कैसे निकलेगा ये निकलेगा विलेय का, देख लीजिए विलेय का कितना होगा? 46 अपॉन 46 प्लस 72
बटे 18, ये इसका भार हो गया। अब इसका हल कर लो, इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, ऊपर तो एक ही आ जाएगा, नीचे भी एक आएगा, प्लस इसका कितना आएगा, 18 चौका 72, कितना आएगा, 18 चौका 72, तो ये आ जाएगा 4, और इन दोनों का जोड़ होता है 5, तो 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2, इतना आएगा मोल प्रभाज आंसर इसका। दूसरा देख लीजिए, दूसरा यही निकाल देते हैं, विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, विलायक का मोल प्रभाज भी ऐसे निकलेगा भाई, ऊपर की तरफ विलायक का कर देंगे, कितना होगा, 72/18, और नीचे आ जाएगा 46/46, प्लस विलेय का हो गया, अब विलायक का 72/18, ठीक है, इसे निकाल लो, 72 से इसका 3, 18×3 = 72, कितना आता है, 18 चौका 72, 18 चौका 72, ठीक है, और यहाँ आएगा 1, और यहाँ जाएगा 4, तो 4/5 कितना हो गया, 0.0840, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आगे की क्रियाएं होंगी, आगे के सवाल होंगे, यहाँ तक के सवाल समझ में आ गए। अब आप देखिए और आगे देखिए इसके, विलयन की मोलरता व नॉर्मलता से में संबंध, विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, ये पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं हम थोड़ा चेंज, यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं आपका विलयन क्या रहेगा यहाँ पे अगला टॉपिक, विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। तो एक सेकंड, जरा यहाँ पर हम एक मिनट रुक जाइए, आ गया, ये सब पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया, द्रव्यमान, पार्ट्स पर बिलियन, मोलरता, ठीक है, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोल प्रभाज हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, यही सही रहता है, ये पेज ऐसा लगता है क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगला है, एक सेकंड रुक जाइए, अभी बताते हैं फिर, विलयन के विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या है अगला, विलयन के मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। यहां देख लीजिए अब आप, मोलरता क्या संबंध होता है, मोलरता गुणा विलेय का अणुभार
बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोलरता और नीचे आ जाएगा नॉर्मलता, और इधर लिख लेंगे तुल्यांकी भार, और नीचे आ जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला एक और होता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है एक और, कि मोलरता, मोलरता मल्टीप्लाई अम्लीयता, अम्लता की मल्टीप्लाई कर देंगे अम्लीयता से, या करेंगे अम्लता नहीं तो क्षारीयता से, और कोई क्षारीय है तो क्षारीयता, गलत लिख गया, एक और जाइए, क्षारीयता, और क्षारीयता नहीं है तो ऑक्सीकरण दिया हुआ है संज्ञा का, तो ऑक्सीकरण, मूलता की गुणा किससे हो जाएगी, ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन से गुणा हो जाएगी मोलरता की, या फिर क्षारीयता से गुणा हो जाएगी मोलरता की, या अम्लीयता से गुणा हो जाएगी मोलरता। ये नॉर्मलता निकालने के तरीके हैं। मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध है, अब आगे और क्या देखेंगे हम, मोलरता और मोल प्रभाज में क्या संबंध है, यहां तक का उतार लिया, लिख लिया। अब इसके आगे देखते हैं अभी। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, मोल प्रभाज में संबंध, थोड़ा पतला कर, बहुत मोटी है। मोल प्रभाज में संबंध, तो क्या होता है, मोललता बराबर, मोललता बराबर मोल, विलय का मोल प्रभाज, विलय का, विलायक नहीं है ये विलय है, विलय का मोल प्रभाज बटे गुणा 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज और विलायक का अणुभार, विलायक का मोल प्रभाज गुणा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का ही मोल प्रभाज और विलायक का ही अणुभार, तो ये है। ओके, अब देखिए विलयता की परिभाषा लिखी है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विलयता, विलयता, विलयता की परिभाषा लिखेंगे, विलयता की परिभाषा क्या क्या है, विलय किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा
वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। घुल जाती है। ठीक है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, अधिकतम पूरा लिखा आएगा, अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम जो जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उसे या उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कहलाती है। 100 ग्राम विलायक ली है, उसमें जितनी मात्रा उसके अधिकतम घुल सकती है उसी को हम कह देंगे उसकी विलेयता, कि भाई इतनी ही घुल सकती है, ये बस विलेयता हो गई। गैसों की द्रवों में विलेयता। अब हेडिंग डलेगा, गैसों की गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता मतलब कितनी गैस किसी द्रव में घुल सकती है, अधिकतम जितनी घुल जाएगी उस वही विलेयता होगी उसकी। ठीक है। जितनी अधिक से अधिक घुल जाएगी वही उसकी विलेयता कहलाएगी। विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, याद रखना है ये भी बात। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी याद रखना है कि भिन्न भिन्न गैसों की भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता, गैसों गैसों की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, या भिन्न भिन्न होती है, सबकी अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। ठीक है, सभी गैसों की अलग अलग होती है द्रव में, कोई ज्यादा घुलती है कोई कम घुलती है। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे जैसे में उदाहरण देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे हम। ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन जल में कैसे घुलती है, बहुत कम मात्रा में घुलती है। ठीक है। जबकि कुछ अन्य गैस हैं जैसे कि CO2, HCl इत्यादि जल में घुलनशील होती हैं। HCl की बात कर रहे हैं, HCl गैस की, CO2 गैस की, जल में जल में घुलनशील होती है, मतलब घुल जाती है आसानी से। घुलनशील होती है। गैसों की द्रव में विलेयता की अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जाता है। यह नीचे नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट करके? गैसों की विलेयता
गैसों की विलेयता द्रव में विलेयता, द्रव में, गैसों की विलेयता द्रव में, विलेयता को अवशोषण गुणांक, अवशोषण, अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा समझा जा सकता है? अवशोषण गुणांक के द्वारा। अवशोषण गुणांक क्या होता है? सामान्य, सामान्य ताप दाब पर, अवशोषण गुणांक की बता रहे हैं, सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन, पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन, निश्चित आयतन में, आयतन में घुली गैसों का आयतन, गैसों का आयतन, ये कहलाती है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक अगर पढ़ने लगे, अवशोषण गुणांक यदि बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो गैसों की विलेयता बढ़ती है, तो गैसों की विलेयता बढ़ती है। अवशोषण गुणांक बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अवशोषण गुणांक गैसों की विलेयता के समानुपाती होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, एक तरफ मान लीजिए गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे कि हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, H2S है। अवशोषण गुणांक देखिए इनके, अवशोषण गुणांक कितने कितने हैं? हीलियम का कितना होता है अवशोषण गुणांक? 0.009। और इसका कितना होता है नाइट्रोजन का? 0.015। और देखिए एच हाइड्रोजन का कितना होता है? 0.017। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का 0.028। CO2 का देखिए, CO2 का कितना होगा? 0.88। अब H2S का देख लीजिए, H2S का होगा 2.62। तो जितना ज्यादा अवशोषण गुणांक होगा उतना ज्यादा उसकी विलेयता होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
हो गया? यहां तक लिख लिया। अब आगे देखिए, हेनरी का नियम देखेंगे अब। क्या लिखेंगे इसमें? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बाद में लिखेंगे, वायु दाब पहले लिखेंगे। पहले लिखेंगे वायु दाब, बाष्प दाब, बाष्प दाब। बाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर। क्या होता है भाई ये? अब यहाँ देख लीजिए, द्रव और उसकी बाष्प के मध्य समावयवता के में स्थिर ताप पर चल लगने वाला बाष्प का दाब बाष्प दाब कहलाता है। मतलब यह है कि द्रव है, कोई मान लीजिए द्रव है, द्रव और उसकी बाष्प, जो उसमें से बाष्प निकल रही है, द्रव और उसकी बाष्प। अगर कोई द्रव है और उसमें से बाष्प ऊपर की तरफ निकलती है, आपने भगोने में देखा होगा कि द्रव है कोई, ये द्रव है, इसकी भाप ऊपर की तरफ बाष्प निकलती है, तो उसकी बाष्प, द्रव और उसकी बाष्प। ठीक है, द्रव और उसकी बाष्प के मध्य, दोनों के मध्य में, के मध्य, तो द्रव है और उसकी बाष्प इन दोनों के मध्य साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में स्थिर, स्थिर ताप, ताप स्थिर, टेम्परेचर स्थिर है, पर लगने पर, लगने वाला बाष्प का दाब, ताप पर लगने वाला बाष्प का दाब, बाष्प का दाब बाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। द्रव और उसकी बाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला बाष्प का दाब बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भगोना, मान लीजिए भगोना है और इसमें ये जल भरा हुआ है, ठीक है, इसके बाष्प के कण ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं जी। तो अब जितने उड़ रहे हैं उतने ही भी कभी ठहर जाते हैं, फिर तो ये साम्यावस्था आ गई। मतलब अगर इसमें 35 है तो 35 में से अगर इसमें 5 और जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो ऊपर से 5 नीचे भी नीचे आ जाएंगे। तो ये बाष्प का जो साम्यावस्था आ गई। तो बाष्प और उसकी, ये है बाष्प और ये है द्रव। तो द्रव और बाष्प के बीच में जब साम्यावस्था आ जाती है किसी स्थिर ताप पर, उस समय ये बाष्प जो है इसके सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है, इसी को बाष्प दाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाष्प दाब कहते हैं। द्रव से बाष्प बनना, द्रव से बाष्प बनना क्या कहलाता है? बाष्पन। और बाष्प से द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन। संघनन। तो मतलब क्या है? ये जो द्रव जो है, ये इसके अणु द्रव को छोड़कर बाष्प में बदल जाते हैं, बाष्प बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे बाष्पन। और बाष्प के अणु जब संघनित होकर द्रव बनाते हैं तो इसे कहते हैं संघनन।
तो ये क्रिया आपस में चलती रहती है, स्थिर ताप पर साम्यावस्था स्थापित करती रहती है। और इसी वक्त जो बाष्प है, बाष्प द्रव पर जो दाब लगाता है उसी को हम बाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, संघनन किसे कहते हैं और बाष्पन किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे बाष्प दाब में अवनमन। क्या देखेंगे? बाष्प दाब में अवनमन। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे बाष्प दाब में अवनमन। अवनमन किसे कहते हैं? गिरावट। अवनमन को क्या कहते हैं? दाब में कमी। तो बाष्प दाब में कमी या बाष्प दाब में अवनमन केमिस्ट्री में कहते हैं अवनमन। अवनमन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लिखेंगे इसे इंग्लिश में? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, जब किसी विलायक में, लिखिए, जब किसी विलायक में, हाथ के हाथ लिखते जाइए, विलायक में
कोई अवाष्पशील पदार्थ। कोई, हाँ, पता नहीं, देख के आया हूं। अवाष्पशील पदार्थ, देख के आके बताना जरा। घोला जाता है। तो देख के आओ, बताओ। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। कम हो जाता है। इस घटना को, इस घटना को वाष्प दाब का अवमंदन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है।